अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। एक अच्छा दिन, कल भी एक अच्छा दिन था। कल का अहम इवेंट ये था कि कल जंग ग्रुप के एमडी मीर शकीलुर रहमान की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है। 7.5 माह तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। आफ्टर ऑल उनकी ज़मानत हुई है। तो ये ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा जो कि अगरचे आपके सामने होंगी भी, या आप लोग उसे समझते होंगे कि इन चीज़ों के पीछे क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती किस तरह हैं, किस तरह किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर जब किसी की मर्ज़ी होती है उसको बेल अलाउ की जाती है या सज़ा दी जाती है। एनीवे, मीर शकीलुर रहमान केस भी ऐसा ही है। जैसा कि एक आम से फैक्ट्स हैं वो जो आपको पता है वो मैं दोबारा वैसे ही रिपीट करता हूँ कि 34 साल पुराना एक केस, और केस के ब्रीफेस्ट फैक्ट्स जो आपको मैं बताऊँगा वो सिर्फ ये हैं कि LDA से लाहौर में उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी परचेज़ की। एट दैट टाइम जब उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ की, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करके उन्होंने पेमेंट की। तो उस वक्त डेवलपमेंट नहीं हुई थी LDA की, तो खाली ज़मीन थी। तो बाद में जब डेवलपमेंट हुई तो इनका प्लाट अलग हो गया, बाकी उन्होंने डेवलपमेंट की, उसमें रोड्स और स्ट्रीट्स वगैरह भी निकाली। तो 34 साल तक तो किसी डिपार्टमेंट को, ना ही LDA को, ना किसी और डिपार्टमेंट को इस चीज़ का ऐसा इतराज़ रहा कि इसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी हुई है। एनीवे, जो सबको नज़र आता है कि जो ताकतें जिस वक्त चाहें जो कुछ करना चाहें कर सकती हैं, तो वो मीर शकीलुर रहमान केस भी उसकी बड़ी फिट मिसाल है। मसलन एक चले डिस्कस करते हुए, लेट्स सपोज हाई कोर्ट ने बेल अलाउ नहीं की। तो पहली बात तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल एक्सेप्ट की तो उसने हाई कोर्ट के आर्डर को ओवर रूल किया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हाई कोर्ट ने किन बातों पे बेल डिसमिस की, बेल अलाउ नहीं की। तो पहले एक चीज़ आप जहन में रखें कि जितना प्रोलॉन्ग मीर शकीलुर रहमान का केस किया गया है, ये मैं क्या मिसाल दूँ। एनीवे, हाई कोर्ट में बाज़ औक़ात जब फाइनल आर्गूमेंट के लिए केस फिक्स होता था तो इस बुनियाद पर एडजर्नमेंट दे दी जाती थी, इस बुनियाद पर एडजर्नमेंट दे दी जाती थी कि नैब के जो रिप्लाई हैं उनकी कापियाँ जजेस को फराहम नहीं की गई। एक जज को फराहम की गई है तो दूसरे जज को फराहम नहीं की गई। ये बड़ी अजीब सी और स्टूपिड सी ग्राउंड है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। और नैब के प्रोसिक्यूटर ने जब जज साहिबान ने इतराज़ लगाया कि एक जज के पास तो कापी है दूसरे के पास नहीं, उसने कहा कि मैंने तो प्रोवाइड की है। अगर चलें लेट्स सपोज कि उन्होंने प्रोवाइड की है, अगर एक जज की फाइल में कापी एक रिटन रिप्लाई की नहीं भी, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि केस को दोबारा एडजर्न कर दिया जाता। फिर इसी तरह बहुत सी डेट होती गई। तो इस तरह आमतौर पर बेल केसेस में नहीं होता, लेकिन मीर शकीलुर रहमान साहब का केस बड़ा डिफरेंटली लिया गया, और ज़ाहिर है क्यों लिया गया ये आप सब जानते हैं। एनीहो, तकरीबन उसके 2.5-3 माह बाद सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स हुआ, या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया, चैलेंज किया हाई कोर्ट के फैसले को। तो वो केस भी आप देखें लास्ट डेट पे, इससे पिछली डेट पे, कल तो ज़मानत अलाउ हुई है, बेल अलाउ हुई है, लेकिन उससे पिछली डेट पे क्या हुआ, 2 जजेस इस केस को समाप्त कर रहे थे। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ किया कि 3 जजेस का बेंच होना चाहिए, जबकि ऐसी कोई अजीब बात नहीं। 2 जजेस डिसाइड करते रहे हैं, नैब के केसेस भी करते हैं और बहुत सारे केसेस करते हैं। 2 का बेंच होता है और 3 का भी होता है, लेकिन वो ऐसी कोई एतराज़ वाली बात नहीं होती। एनीवे, उससे ज़्यादा अजीब बात थी कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों जजेस ने कहा जी ठीक है, 3 जजेस के लिए हम चीफ जस्टिस साहब को केस रेफर कर देते हैं, वो जो डिसीजन करें। हालांकि वो दोनों जजेस उस वक्त भी डिसाइड कर सकते थे। तो ये केस और थोड़ा सा और डिले हुआ। फिर क्या हुआ, फिर जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया तो उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ किया था उसके मुताबिक 3 जजेस का बेंच बना दिया। हालांकि 2 जजेस जब बैठे थे इस बेल को सुनने के लिए, तो वो बेंच किसने बनाया था? क्या चीफ जस्टिस को नहीं पता था कि 2 जजेस बेल सुनने जा रहे हैं?
एनीवे बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं कि ये सब कुछ आपके सामने मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ, आप भी अंडरस्टैंड करेंगे क्या था कि जब तक किसी को मंजूर नहीं था उस वक्त बेल नहीं होनी थी, और जब कोई ग्रीन सिग्नल मिला तो बेल अलो होगी। कल बेल हुई है, और ये बेल का ऑर्डर और जो प्रोसीडिंग हुई है ये इतनी इनोवेटिव है, आई हैव नेवर सीन और ऑब्जर्व्ड इन होल ऑफ माई प्रोफेशनल कैरियर कि इस तरह का ऑर्डर हुआ हो कि जजेस ने इस तरह से केस को हैंडल किया हो। ऑब्जर्वेशन तो आपने देखी होंगी जिस तरह की आई हैं कि देयर इज नो केस अगेंस्ट मीर शकील उर रहमान, लेकिन जब केस ये सारी ऑब्जर्वेशन दे भी चुके हैं तो फिर भी उन्होंने बेल अलाउ नहीं की। बेल एक तो मेरिट पे अप्लाई की गई थी, दूसरी मेडिकल ग्राउंड पे भी। मेडिकल ग्राउंड तो है डिस्कस हुई नहीं, मेरिट पे डिस्कस होता रहा, तो बड़ी अनाउंस शो की जजिस ने। तो उसके बावजूद जब ये बहस हो चुकी, मीर शकील उर रहमान के काउंसिल ने सारा केस सामने लेके आ गए, तो फिर जजेस ने बजाय उस पर जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि सामने जो केस आया है वो केस कोई है ही नहीं, क्योंकि वो केस कोई बनता ही नहीं। लेकिन इन द एंड क्या हुआ, जाए इसके कि वो कोई डिटेल जजमेंट देते जिस तरह साद रफीक केस में दी है या जिस तरह और भी बहुत से केसेस में दी है, इसमें भी दे देनी चाहिए थी। और ये बड़ा यूनिक एक मैं क्या कहूँ वाकया हुआ है कि कोर्ट खुद कह रही है प्रोसिक्यूटर को कि हम बेल एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और आप इसे अपोज ना करें तो हम इस बुनियाद पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना अगर हमने डिसीजन दिया, वेरी फनी रिमार्क्स में दिए कि वरना अगर आपने डिसीजन दिया तो ये आपके मेन केस को अफेक्ट करेगा। हालांकि इस तरह तो किसी केस में बेल नहीं होनी चाहिए, और बेल जब अलाउ की जाती है तो एंड में लिखा जाता है कि मेन केस पर इसकी कोई बेयरिंग नहीं होगी, मेन केस अलग से सुना जाएगा, जो रिमार्क्स हैं इनमें मेन केस की हद तक कंसिडर ना किया जाए। ये तो एक नॉर्मल रूटीन सी बात है, लेकिन मीर शकील उर रहमान के केस में ये एक अजीब सा वाकया हुआ। तो अब और भी इंटरेस्टिंग चीज़ कि अभी जो कल तक जो आया है, जो सारा रिपोर्ट हुआ है मीडिया में भी, तो जजमेंट अभी डिटेल नहीं आई। जजमेंट क्या होगी, जजमेंट में माइट भी वो इस तरफ यही लिखेंगे कि क्योंकि बेल आर्गू हुई एक साइड से और दूसरी साइड से अपोज ही नहीं किया गया, तो वो अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं लिखेंगे जजमेंट में कि जिसे कहा जा सकेगी कि जी जजमेंट में ये चीज़ लिखी गई है। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, और मैं हैरान हूँ कि पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो कि जो कोर्ट के रूल्स में नहीं आते, जो प्रोसीजर में नहीं आते, जो प्रैक्टिस में नहीं आते, लेकिन अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। अच्छा, मतलब मैं थोड़ा सा वैसे ही हिंट दूंगा, मेडिकल ग्राउंड पे जब बेल अप्लाई की जाती है तो उसमें होता ये है कि जब बेल अलाउ करती है कोर्ट, तो कोर्ट एंड में लिख देती है कि इस बुनियाद पे, इन बुनियाद पर ये बेल अलाउ की जा रही है ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स। और अगर बाद में ये ग्राउंड्स ना रहें, जो एक्यूज्ड है जिसे बेल दी जा रही है, अगर उसकी मेडिकल पोजीशन हेल्थ बेहतर हो जाए तो प्रोसिक्यूशन दोबारा से कैंसलेशन के लिए कोर्ट में आ सकती है। तो नवाज शरीफ केस में भी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, कन्विक्ट को होती है, जो कन्विक्टेड पर्सन हैं उन्हें होती है, लेकिन नवाज शरीफ के केस में कंडीशनल बेल दी गई मेडिकल की। हालांकि इससे बहुत कम मैं क्या कहूँ कि ऐसे केसेस जो जिनमें इतनी स्ट्रांग ग्राउंड मेडिकल की नहीं होती, उनमें भी बेल अलाउ की जाती है। और एंड पे यही लिखा जाता है कि अगर उनकी हालत बेहतर होगी तो दोबारा से कैंसलेशन के लिए प्रोसिक्यूशन कोर्ट में आ जाए। एनीवे चलिए, ये तो मैं वैसी मिसाल दी थी। तो अब जो बाज़ाहिर नज़र आता है कि एक लेसन देना मकसूद था जंग ग्रुप को या पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को, पर्टिकुलर मीडिया ग्रुप को, तो वो दे दिया गया है। 7.5 माह एक बंदे को इनोसेंट जिस तरह बिहाइंड बार रखा गया है। और ये केस एक और यूनिक है, वैसे यूनिक मैं क्या कहूँ कि चेयरमैन नैब या कोई भी शख्स जो कि किसी भी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हो, वो जो चाहे कर सकता है, उसके लिए रूल रेगुलेशन कानून की कोई अहमियत नहीं होती। अब देखिए, चेयरमैन नैब ने इस केस में, मीर शकील उर रहमान के केस में, जब भी कोई कंप्लेंट होती है या सो मोटो एक्शन चेयरमैन लेता है, तो सबसे पहली स्टेज या पहला मरला ये होता है कि CV कंप्लेंट वेरिफिकेशन। इस स्टेज पे तो किसी तरह ना उसे जिसे
एक्यूज़ बनाया जाता है, उसे जब बुलाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ सामने आई है। सिर्फ कंप्लेंट वेरिफिकेशन के इसमें सीरियसनेस ऑफ कंप्लेनेंट और देखा जाता है कि उसके पास प्रूफ कितने कैसे हैं और फिर क्या वो केस ऐसा बना सकते हैं नैब की हद तक। तो इस केस में हुआ ये कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे ही मीर शकील रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। और ये इससे बड़ा मैं क्या कहूँ कि धोखा, क्योंकि मीर शकील रहमान के पास ये ऑप्शन थी। वो ऑप्शन इसलिए होती अगर इंक्वायरी स्टेज होती, जिस स्टेज पे नैब अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि इंक्वायरी स्टेज नहीं थी, वो कोर्ट में नहीं गए। कंप्लेंट वेरिफिकेशन थी, इसमें तो किसी सूरत में गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन ये उन्होंने एक धोखा करके कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन है वो सेटिस्फेक्शन थी उन्हें, वो चले गए तो वहाँ पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा। हमारी कोर्ट और नैब जिस तरह से लोगों को पकड़ती है, जब चाहे जिसको पकड़ लिया और जब चाहे जिसको छोड़ दिया, ये कब तक चलेगा। और मुझे ये उम्मीद इसलिए नहीं थी कि प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नैब वाज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का, जो वो भी आके यही हरकतें करेगा। ये कोई पॉलिटिकल सीट नहीं थी जब उन्हें चूज़ किया गया। बेशक नवाज शरीफ दौर में चूज़ किया गया तो सबकी रजामंदी थी, अपोजिशन की रजामंदी भी लेना ज़रूरी होती है। तो सब ने ये समझा कि ये एक्स जज है, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये कोई इस तरह नहीं करेंगे कि कोई ऐसा हरफ आएगी कि लॉ से हटकर या कोई मैं क्या कहूँ, या लॉ से हटकर या रूल से हटकर कोई ऐसी चीज़ की गई है, किसी बेगुनाह को फंसा दिया गया है, ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये तो किसी भी तवक्को पे पूरे नहीं उतरे और जब चाहे जो चाहे करते हैं, जिसे चाहे पकड़ते हैं, जब चाहे पकड़ते हैं। और अगर देखा जाए तो नैब के चेयरमैन ने जो अपने चैम्बर में हरकत की, जो रंग रलियाँ कहा जाए, एक खातून जिसके केसेस पेंडिंग थे नैब में, उसके साथ जो हरकतें, जो वीडियो सारी आई हैं, ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी है, जो कि नैब के कानून के तहत भी अगर उनके खिलाफ रेस्पॉन्स बने चेयरमैन के खिलाफ तो 14 ईयर्स तक उसकी पनिशमेंट है। नॉट सिर्फ नैब का रेफरेंस ही नहीं होगा बल्कि बाकी FIR भी बनती हैं कि ऑफिस में बैठ के जो बंदा ये कर रहा है हरकत, तो उसके बाद उसके खिलाफ तो पीनल कोड के और सेक्शन भी लगते हैं। तो मुख्तलिफ ऑफेंसेस में उन्हें तो काफ़ी सजाएं हो सकती हैं। लेकिन वो शख्स बैठा हुआ है। अब अगर उस शख्स के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल किया जाए तो सुनेगा कौन, क्योंकि चेयरमैन ने लॉ करना है, वो अपने खिलाफ क्या करेगा। और कोर्ट में अगर कोई जाए तो कोर्ट कहाँ सुनती है। ये तो इतनी ग्लेरिंग सी बातें जो कि आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। एनीवे, तो मीर शकील रहमान की बेल पर वापस आते हैं कि जो इसमें कोर्ट ने जो मैं क्या कहूँ कि मुझे कुछ प्रॉपर अल्फाज नहीं मिलते जो कि इस तरह ना लिए जाएं कि मैंने कोई प्रॉपर अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कुछ कोर्ट का रवैया रहा है। तो ये इतनी वीडियो चले जो आप स्वैलो कर सकें, जो डाइजेस्ट कर सकें, कि जो बात आपको समझ आ जाए। सिर्फ ये नहीं, मैंने इस एस्पेक्ट को नहीं देखा, मैंने कोर्ट के एस्पेक्ट को देखा है और वही एलेबरेट किया है कि कोर्ट का जो प्रोसीजर है, कोर्ट की वर्किंग है, वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह के इस कोर्ट में इस केस में किया गया। और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने बेशक बेल हाई कोर्ट के आर्डर को इन अदर वर्ड्स रिवर्स तो किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स तो किया कि जी उनका आर्डर गलत था, उस DB का आर्डर गलत था जो कि हाई कोर्ट में बैठी, लाहौर हाई कोर्ट में बैठी थी। तो अच्छा होता कि ये मेरिट पे डिसीजन देते, सो दैट कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर बात ना रहती, केस में सारा कुछ आ जाता कि हाई कोर्ट ने कहाँ पे एरर की है, घपला किया है। तो लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उससे अपने आप को बचा लिया कि अब तो उस तरह जजमेंट में लिखना ही नहीं पड़ेगा। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि हाई कोर्ट ने ये ऐसी इलीगैलिटीज कमिट की हैं। और जो लीव टू अपील या सुप्रीम कोर्ट में अपील होती भी मेनली है कि इम्प्यूग्ड आर्डर इज इलीगल। तो जाहिर है कि सारी जितनी भी बेल या जो भी आते हैं तो लीव टू अपील ग्रांट की जाती है, तो इलीगल डिक्लेयर किया जाता है हाई कोर्ट का आर्डर। तो इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी, इसमें बल्कि ज़्यादा ज़रूरी था कि जिस तरह सामने नजर आ रहा था कि 35 ईयर्स बिफोर
नैब किस तरह टेकअप कर सकती है, ये सारी चीज़ें तो ले डाउन होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए थी। ये टेक्निकल चीज़ें। दूसरी चीज़ें कि कहाँ तक वो एक्शन ले सकते हैं। तो ये जंगल का कानून, तो मैं क्या कहूँगा, जंगल का कानून हम वैसे ही एक मिसाल देते हैं, अदरवाइज जंगल में ऐसा कानून होता है जिसे कानून कहा जाता है और उससे हटकर चीज़ें नहीं की जाती। जो असूल हैं, जो जानवरों का एक पैटर्न है, वो उसी में रहते हैं। प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को भी देखते हैं। लेकिन हम लोग आखिर कहाँ तक चले गए हैं कि हम किसी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। एनी हो, अगर कोई जो भी मैंने एलैबोरेट किया है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से जो लॉ है, जो प्रोसीजर है, जो कोर्ट का तरीक़ाकार है, उसके मतलब नॉट ओनली कि अपनी ओपिनियन फॉर्म की है, बल्कि सारी चीज़ें डिटेल से बयान की हैं विद रेफरेंसेस। अगर किसी को कोई ऐसा कमेंट करना हो या कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस तरह के टॉपिक्स को मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नाइस ऑफ यू।